हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो बच्चों देखिए, आज हम आपको एक स्पेशल रिएक्शन बताने जा रहे हैं जो आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें तो आपको देखने को बहुत कम मिलता है, लेकिन आप जब अनसॉल्व्ड हल करेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। वो क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है क्या? फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि मतलब कि लैबोरेटरी मेथड्स जो है आपकी, ये किसकी? फार्मिक अम्ल बनाने की। तो ध्यान दीजिएगा, प्रयोगशाला में जो फार्मिक अम्ल बनाया जाता है, फार्मिक अम्ल को बनाने के लिए क्या किया जाता है? ग्लिसरॉल लिया जाता है। ग्लिसरॉल की अभिक्रिया की जाती है ऑक्जेलिक अम्ल से, और 110 डिग्री सी पर अगर हम ग्लिसरॉल को क्या किया करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो पहले बनता है ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेट, और फिर ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेट को हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाती है और प्राप्त होता है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। और तीसरे स्टेप में ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट को हम वाटर से अभिक्रिया करा देते हैं तो हमको फार्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, और क्या प्राप्त हो जाता है? ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, और पूरा अगर आप लोग लेक्चर्स को ध्यान से देखेंगे तो आई होप ये रिएक्शन आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से समझते हैं इस रिएक्शन को क्या है, और इसके पहले मैं रिएक्शन को बता रहा हूँ, उसके बाद फिर जो मैंने होमवर्क दिया था आपको वो भी हल करा रहे हैं, वो भी ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मैंने जो बताया क्या कि फार्मिक अम्ल से की प्रयोगशाला बनाने की जो विधि है उसे निम्न स्टेप में समझा जा सकता है। स्टेप फर्स्ट पहले बताएंगे आपको। तो फार्मिक अम्ल को मैंने बताया था, चीटी ये जो होती है इसमें डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल को प्रयोगशाला में निम्न प्रकार से बनाया जा सकता है। फार्मिक अम्ल को प्रयोगशाला में निम्न प्रकार से क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है, जिसमें पहला स्टेप फर्स्ट, 3 स्टेप में जाएगा रिएक्शन। पहले स्टेप में हम ग्लिसरॉल की अभिक्रिया कराते हैं ऑक्जेलिक अम्ल से, तो हमको मिलता है ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेट और वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, ग्लिसरॉल की अभिक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल कैसा है? एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल के साथ 110 डिग्री सी पर करने पर ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेट प्राप्त होता है। ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट प्राप्त होता है। यही इसका रिएक्शन है। अगर हम ग्लिसरॉल की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल के साथ, और वो कितने में ही बताया जा रहा है? 110 डिग्री सी पर, तो ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेट प्राप्त होता है। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया है कि अब इसी ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेट जो बनेगा उसको हम हीट कर देंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगी, तो बचेगा ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, और फिर ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट को हम वाटर से अभिक्रिया करा देंगे तो हमको फार्मिक अम्ल बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? ग्लिसरॉल। और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल बनाइए, या ग्लिसरॉल से आप फार्मिक अम्ल बनाइए, या आप फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए। तो ये रिएक्शन आपको मिलेगा आंसर हल करते समय, तो इसको आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब ग्लिसरॉल का फार्मूला सबको मालूम होना चाहिए, जिसको फार्मूला नहीं मालूम हो कैसे? CH2COH
ये एक प्रकार का कैसा एल्कोहल है जानते हो, ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। ये हो गया आपका ग्लिसरॉल। और अब इसकी अभिक्रिया हमने किससे करा दिया, ऑक्जेलिक अम्ल से। ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला होता है COOH, COOH, यही है ऑक्जेलिक अम्ल। लेकिन हम थोड़ा लिखते इसको अपनी स्टाइल में है ताकि एकदम कंपाउंड अच्छा समझ में आए। देखिए कैसे लिखते हैं इसको, हम ऐसे लिखते हैं। नीचे वाले में तो हमने कोई चेंजेस नहीं किया, नीचे वाले में तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, COOH। और ऊपर जब हम लिखा किया करते हैं तो हमारी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं HO और फिर उसके बाद O और ये फिर C। अब देखिए थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से लिखोगे तो बहुत मजा आएगा, जान लीजिएगा पूरा रिएक्शन समझाने में आपको। COOH, फिर थोड़ा सा प्लस इधर कर दीजिए और C, और ये फिर क्या हो जाएगा आपका, ये जैसे COOH, फिर इसके बाद आप क्या कर दीजिएगा COOH, ये हो गया आपका ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए तो आप देख लीजिए, चाहे आपको अगर ऐसा समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे, ऐसे COOH। चलिए अब इस देखिए ये हो गया आपका ग्लिसरॉल, एकदम विधिवत समझ लीजिए भैया, जब तक समझ में आएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये क्या है आपका ऑक्जेलिक अम्ल, ये क्या है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। अब हमने ग्लिसरॉल की अभिक्रिया जब ऑक्जेलिक अम्ल से कराया तो ध्यान दीजिएगा, यहां से OH लीजिए और इसमें CH। ये देखिए अभी इसको निकाल रहे हैं, बाद में इसको हम पकड़ भी लेंगे। ये देखिए ये ग्लिसरॉल, इसको ऐसा इसीलिए लिखे ताकि आपको रिएक्शन को समझने में प्रॉब्लम ना हो, ये जान लीजिए। तो यहां CH, इसमें से OH। अब ये जो अभिक्रिया होती है वो 110 डिग्री से, आप एक स्टेप समझ लीजिए क्योंकि बोर्ड को हमको मिटाना पड़ेगा, नोट कर लीजिएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहां बचा क्या, देखिए नीचे तो कुछ नहीं हुआ है CH2। अब यहां देखो क्या बचा, O और O फिर C, तो ये हो गया O और फिर यहां C और इनटू इसको ऊपर लेके चले जाइए तो यहां हो जाएगा COOH। अब देख लीजिएगा एकदम CH2, यहां पे O है, फिर यहां पे O, फिर यहां पे C। देखिए OOC और फिर ये वाला कहां चला गया ऊपर, तो COOH। और नीचे जो बचा है उसको ऐसे रहने दीजिए, तो यहां हो जाएगा CHOH और ये फिर क्या हो गया आपका CH2OH और प्लस बाहर क्या हो गया H2O। और इसी का नाम क्या है, ग्लिसरॉल। तो पहले था ही और अब एक ऑक्जेलिक ग्रुप भी आ गया तो इसका नाम हो जाता है मोनो ऑक्जेलेट। तो क्या बना आपका ये ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट। ग्लिसरॉल की अभिक्रिया आपने क्या किया, किसके साथ किया, ऑक्जेलिक अम्ल के साथ। जब ग्लिसरॉल की अभिक्रिया आपने ऑक्जेलिक अम्ल से किया तो आपने देखा क्या कि ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला है, यहां से OH, इसमें से H। लिखने का तरीका अपना चेंज किया हमने। तो आप देखिए यहां से H2O बाहर हो गया तो बचा क्या CH2OOC और फिर इसके बाद ये वाला पूरा ग्रुप ऊपर चला गया CH2COOH। तो ये जो बना, ये आपको क्या बना, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट। अब दूसरे स्टेप में अगर हम चाहें तो ये बगल लिख दें इसकी, लेकिन लिखेंगे नहीं, उसको अलग से बनाएंगे। होता क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है और निकलेगी कहां से जानते हो, यहीं से निकालना है, यहां से देख रहे हो ना CO2, यहीं से निकाल लेंगे। तो जब इसको गर्म कर देंगे तो यहाँ CO2 निकल जाएगी और ये पूरा ग्रुप इधर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल मोनो अब फॉर्मेट बन जाएगा। तो दूसरा स्टेप यहीं समझ सकते हो अपने आप। और जब किताबों में लिखा जाता है तो एक के साथ में सब लिख दिया जाता है। आपको हम इसलिए अलग अलग स्टेप बताते हैं ताकि आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को समझने में दिक्कत ना हो। तो पहला स्टेप समाप्त, दूसरा स्टेप इसको याद रखिएगा सब लोग। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी। स्टेप सेकंड, अब ये जो ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट है इसको गर्म करिए। ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट को गर्म करने पर ग्लिसरॉल
मोनो फॉर्मेट प्राप्त होता है। ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट को जब गर्म करोगे तो ग्लिसरॉल मोनो फॉर्मेट प्राप्त होगा। चलिए आप क्या करेंगे, इसको पहले इधर लेके आइए। CH2 थोड़ा सा ऊपर लिखे तो आपको हो सके नीचे वाला स्टेप आ जाए। CH2OOC यही तो है, फिर क्या है भैया COOH यही है, फिर नीचे CHOH, फिर CH2OH। ये जो आपका कंपाउंड था इसको हम यहां से इरेज कर देंगे। ओके, ये क्या है आपका ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट। अब इसको आप हीट करिए और जब हीट करोगे देखिए मेरी बात को COOH, तो यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बाहर हो गई। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गई तो बचा क्या बताओ, CH2OO, और फिर यहां पे क्या बचा है C और फिर H। अब आप देखिए तो HCOO और HCOOH ये है जो HCOO, इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मेट। क्या कहते हैं इसको, फॉर्मेट। देखिएगा यहां से CO2 निकला है और बचा क्या है CH2OOC और फिर यहां पे H, नीचे तो कोई दिक्कत है नहीं, CH2OH, फिर नीचे CH2OH, यहां CH रहता है, और प्लस क्या बाहर हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो बना है इसका नाम है ग्लिसरॉल मोनो। मोनो माने एक है ना, यहाँ पे एक कई, तो ये हो गया क्या, फॉर्मेट, ग्लिसरॉल मोनो फॉर्मेट। तो दूसरा स्टेप यही था कि ग्लिसरॉल अगर मोनो ऑक्जिलेट को आप गर्म करोगे, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट, अगर आप इस ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट को गर्म करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाती है और मिलता क्या है आपको, ग्लिसरॉल मोनो फॉर्मेट। अब स्टेप थर्ड जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। अब इस ग्लिसरॉल मोनो फॉर्मेट में जो पहले स्टेप में आपने वाटर गंवाया था उसके फिर अपक्रिया करा दीजिए, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो अब बन जाएगा आपका ग्लिसरॉल मोनो फॉर्मेट। ग्लिसरॉल मोनो फॉर्मेट का जल अपघटन करने पर, ग्लिसरॉल मोनो फॉर्मेट का जल अपघटन करने पर फॉर्मिक अम्ल एवं ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ग्लिसरॉल मोनो फॉर्मेट का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे जल अपघटन तो फिर फॉर्मिक अम्ल और ग्लिसरॉल मिल जाएगा। चलिए लेके आइए तो इसको, CH2OO और यहाँ क्या है CH, फिर नीचे क्या है राजू, CHOH और फिर क्या है CH2OH। यही है आपका जो लास्ट वाले स्टेप में है, तो इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल मोनो फॉर्मेट। अब इसकी अपक्रिया जल से कराएंगे। देखिए जल से कराने के बाद जल में आपको मालूम है अच्छी तरीके से सबको क्या होता है, HOH। तो अब आप देखिए कुछ हम निकाल रहे हैं यहां से, देख रहे हो राजू, HCOOH और CH2OH जो पहले से लिए थे वही बन गया। तो यहां हो गया आपका CH2 और इसमें से OH, ये जो डब्बे में था एक गया ध्यान दीजिए, तो यहां हो गया CH2OH और फिर क्या हो गया ये CHOH और नीचे क्या बचा आपका CH2OH। और फिर जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, HCOOH
और इसी HCOOH को ही हम लोग क्या कहते हो, फॉर्मिक अम्ल या चींटी का अम्ल। और ये जैसे आपने इसका उपयोग किया था वैसे ही ये क्या हो गया, बाहर हो गया। तो ये आपने देख लिया राजू कि हमने 3 स्टेप में इस रिएक्शन को बताने का प्रयास किया कि ग्लिसरॉल से कैसे हम क्या किया करते हैं, फॉर्मिक अम्ल को क्या किया करते हैं, बनाते हैं। ये 3 स्टेप का हमने क्या किया, आपको रिएक्शन बता दिया। पहले स्टेप में मैंने ग्लिसरॉल की अभिक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से किया तो ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट बना। फिर ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट को हमने क्या किया, डीकार्बोक्सिलेशन कर दिया, उसको हीट कर दिया तो ग्लिसरॉल मोनो फॉर्मेट मिल गया। ग्लिसरॉल मोनो फॉर्मेट को हमने क्या किया, फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया तो आपको क्या मिल गया, फॉर्मिक अम्ल और क्या मिल गया, ग्लिसरॉल मिल गया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन था। अगर आपको ये बहुत विधिवत तरीके से विधिवत समझ में आ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों एक कमेंट्स किया करो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक और शेयर किया करो। अब देखिए मैं इसी रिएक्शन को आपको और एक तरीके से बता रहा हूं। आप जितने रास्ते जानोगे उतने ही अच्छे आपके लिए नॉलेज में रहेंगे। अब जैसे अगर आप चाहें, समझदार हैं तो इसी रिएक्शन को आप जैसे यहां शुरुआत किए थे CH2OH, ये CHOH और ये क्या था आपका CH2OH, ये आपका क्या है, ग्लिसरॉल है ये। अब आप इसकी अभिक्रिया फॉर्मिक अम्ल से किए थे तो फॉर्मिक अम्ल का लिखे थे OOC और यहां लिख दिए थे COOH। ये क्या था आपका ऑक्जेलिक एसिड। अब जब आपने इसकी अभिक्रिया ऑक्जेलिक एसिड से किया था तो इसमें से H लिया था और इसमें से H लिया और इसमें से क्या लिया था, OH आपने, तो यहाँ पे क्या हो गया था, इसमें से H और इसमें से OH, तो आप देखिए बाहर हो गया। बना क्या आपका यहाँ पे CH2, अब यहाँ क्या है OOC, O और ये फिर OC और फिर इंटू क्या हो गया C11OH और नीचे कोई चेंज नहीं CHOH और ये फिर हो गया CH2OH और बाहर क्या हुआ था H2O। इसी का नाम हो जाता है ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट। ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में इसी को हीट कर दीजिए। अब जब हीट करते हो तो यहां से मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड बाहर तो -CO2। अब क्या होगा, बचा क्या बताओ, CH2। अब आप देखिए पूरा ये ऊपर गया है और जब ये ऊपर गया था ना तो यहाँ पे COOH होता, अब क्या बचा यहाँ पे CH2OOC और यहाँ क्या बचा H और नीचे क्या बचा CHOH और फिर क्या बचा CH2OH और इसी का नाम मैंने बताया था ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट बन गया आपका ये। अब जो ये ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट बना दूसरे स्टेप में, अब तीसरे स्टेप में आपने क्या किया, इसकी अभिक्रिया जल से करा दिया H2O और तो H2O से जब करा दिया आपने तो आपने देखा क्या था कि इसमें से H यहां चला गया और OH इधर चला गया तो बचा क्या यहाँ पे CH2OH और यहाँ क्या बचा CHOH और फिर क्या बचा CH2OH और प्लस क्या निकल गया HCOOH और यही हमारा मेन प्रोडक्ट है फॉर्मिक एसिड। तो ये लिखने का अपना अपना स्टाइल है। अब आप खुद समझ सकते हो कि ये स्टेप तब आएगा जब आप पहले से वो स्टेप को क्या करते रहोगे, समझते रहोगे तब। तो ये ग्लिसरॉल से मैंने क्या बताया आपको आज की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इस पे मैं जोर दे रहा हूं काफी। तो ऐसे ही लिख देते हैं डायरेक्ट ग्लिसरॉल प्लस यहां क्या लिख देंगे, अब एकदम सरल कर दे रहा हूं, लीजिए ऑक्जेलिक अम्ल चेंजेस यहां फिर लिख देंगे फॉर्मिक अम्ल बस, ओके। नहीं तो ग्लिसरॉल और ऐसा ऑक्जेलिक अम्ल के बाद यहाँ फॉर्मिक अम्ल लगा के फिर यह लगा दिए, हो गया। तो ये भी एकदम संक्षिप्त रूप है ये सब कि 110 डिग्री सी पर अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये आपके लिए आज का इंपॉर्टेंट एकदम दमदार बढ़िया सा शानदार रिएक्शन था। कल मैंने जो होमवर्क आपको दिया था इसके पहले लेक्चर में, पहला क्वेश्चन था कि क्लोरोफॉर्म को कांच के रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, तो उसका जवाब ये है राजू कि क्लोरोफॉर्म बहुत ही क्रियाशील होता है और इसका वायु में ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इसकी ऑक्सीकरण की क्रिया और जब ऑक्सीकरण इसका हो जाता है तो एक बहुत विषैली गैस बनती है जिसका नाम फॉस्फीन या क्या हुआ करता है आपका
फास्फीन या कार्बोनिल क्लोराइड होता है, और उसी के कारण ही जब उसके संपर्क में व्यक्ति आते हैं तो उनका दम घुटने लगता है। इसीलिए इसकी ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकने के लिए इसको कांच के रंगीन बोतलों में रख देते हैं और उसमें एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, ताकि जो कहीं से भी अगर रिएक्शन में जान लीजिए ऑक्सीकरण होता भी है तब भी वो जान लीजिएगा आपका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ करता है। ये बात आप दिमाग में एकदम क्या कर लीजिएगा, बैठा लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने जो पहला क्वेश्चन आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने दिया था कि फार्मेलिन क्या होता है, तो फार्मेलिन का मतलब यह हुआ करता है, जब मैंने एल्डिहाइड और कीटोन का आपका उपयोग बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो 40% क्या हुआ करता है, फार्मेल्डिहाइड का जो जलीय विलयन होता है उसी 40% फार्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन को ही हम लोग क्या कहा किया करते थे, फार्मेलिन कहा करते थे। और एक क्वेश्चन था यूरोट्रोपिन क्या है। यूरोट्रोपिन मैंने बताया था आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने बताया था कि फार्मेल्डिहाइड लीजिए, फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया की जाती है अमोनिया के साथ, और जब अमोनिया के साथ की जाती है तो हेक्सामेथिलीन ये आपको और टेट्रामीन, इसी हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, यूरोट्रोपिन कहते हैं। इसको क्या कहा करते हैं हम लोग, यूरोट्रोपिन। हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन को ही हम लोग क्या कहा करते थे, यूरोट्रोपिन कहा करते थे। और यूरोट्रोपिन एक मेडिसिन है जिसका उपयोग जो यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित बीमारियां हुआ करती हैं उसमें इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ये जान लीजिएगा। और एक चीज आपको मैं बताया था, ध्यान दीजिए, चाहे अगर आप समझ लीजिएगा, इसी हेक्सामेथिलीन से आगे कंपाउंड और बनाया जाता है। अगर जानना चाहते हो तो उसका नाम होता है आरडीएक्स, जान लीजिएगा। आरडीएक्स कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हेक्सामेथिलीन से आरडीएक्स या फार्मेल्डिहाइड से आरडीएक्स कैसे बनाया जाएगा, तो ये आप जान लीजिए। ये 3 क्वेश्चन हमने क्या किया था, आपको दिया था। इन तीनों क्वेश्चन को आप लोगों ने हल किया और हल करने के बाद व्हाट्सएप पे आपने सेंड भी किया। तो अब हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगला जो क्वेश्चन आपके लिए जो आप बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, वो होमवर्क है। उसमें मैं आपको बता रहा हूं, पहला क्वेश्चन जान लीजिए, एल्डोल संघनन किसे कहते हैं। केवल आपको एल्डोल संघनन किसे कहते हैं और एक एग्जाम्पल समझाना है, बस ये जान लीजिएगा। दूसरा रिएक्शन आपका है कैनिजारो अभिक्रिया, लिखिए। दूसरा रिएक्शन आपका क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया, लिखिए। ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा जो आपके लिए क्वेश्चन आता है, राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए, मैथमेटिकली फॉर्म, गणितीय रूप क्या कीजिए, लिखिए। तो ये आपके लिए 3 होमवर्क हमने और दे दिया। पहला क्वेश्चन आपको एल्डोल संघनन क्या है, केवल एक एग्जाम्पल लिखना है। दूसरा है कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, इसको लिखिए। और अगला क्वेश्चन है राउल्ट का नियम क्या है, इसका मैथमेटिकली फॉर्म आप लिखें। और इस क्वेश्चन को आप लिखें और लिखने के बाद इस व्हाट्सएप नंबर पर आप इसको सेंड करें और हम आपके उस जवाब को बताएंगे कि आपका सही है कि आंसर कैसा है। और इस तरीके से आज हम आपकी क्लास यहीं पे क्लोज किया करते हैं। और थैंक यू, धन्यवाद।